हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था टॉपिक जिसका नाम था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो कि बीकॉम 4 सेम का टॉपिक है। बीकॉम 4 सेम या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर आप कह सकते हो, नागपुर यूनिवर्सिटी का। तो वो टॉपिक हमने शुरू किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। उसमें होता है लिक्विडेशन का मीनिंग मैंने बताया था, जब कंपनी अपना बिजनेस शट डाउन करती है तो वो कहलाता है वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन। दो टाइप के लिक्विडेशन भी हमने देखा था, एक बार शॉर्ट में रिकॉल करवा देता हूँ। दो टाइप के लिक्विडेशन हमने देखा था, कंपल्सरी लिक्विडेशन एंड वॉलंटरी। कंपल्सरी लिक्विडेशन क्या होता है? जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि आपको आपकी कंपनी आपको बिजनेस बंद करना है, दैट इज अ कंपल्सरी। और वॉलंटरी मतलब कंपनी जब खुद से डिसाइड करती है कि उसको अपना बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अच्छा, ऐसा कब होता है? कंपनी खुद से कब डिसाइड करती है? जब कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में अगर से चलती है तो वो अपना बिजनेस शट डाउन कर सकती है, तो वो कहलाता है वॉलंटरी। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जो कि बीकॉम 4 सेम का टॉपिक है। दो टाइप के लिक्विडेशन है और इसमें हमने देखा था वर्किंग नोट्स बनानी पड़ सकती है। मैंने कहा था कुछ, एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है ऑर्डर ऑफ पेमेंट और एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो हम शुरू कर रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या इसी हम कह सकते हो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। दो टाइप के लिक्विडेशन होते हैं, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। और एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसका हेडिंग होता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है? तो लिक्विडेटर उस पर्सन को कहा जाता है जो लिक्विडेशन की प्रोसेस को कैरिड आउट करता है। अब लिक्विडेटर के दो मेन काम होते हैं। पहला मेन काम होता है कि कंपनी की सारी एसेट्स को सोल्ड करना, मतलब सभी से कैश कलेक्ट करना, और फिर सारी लायबिलिटीज का सीक्वेंस वाइज पेमेंट करना। ये लिक्विडेटर के हम कह सकते हैं दो मेन काम है कि सारी एसेट्स को सोल्ड करना, जितनी भी रियल एसेट्स है, और फिर उन से जो कैश कलेक्ट होगा उसके थ्रू कंपनीज की सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करना। लेकिन पेमेंट करने का एक सीक्वेंस होता है, वही चीज हमें इस फॉर्मेट में पढ़नी है। तो ऊपर हेडिंग हमने लिखा है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर कौन सी क्लास का टॉपिक? तो बीकॉम 4 से। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर में डेबिट साइड लिखोगे आप रिसिप्ट्स, देन लिखोगे अमाउंट, फिर पेमेंट एंड अमाउंट। तो लिक्विडेशन का मीनिंग क्या होगा? जब कंपनी अपना बिजनेस शट डाउन करती है तो वो कहलाता है लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। और ये एक्टिविटी को जो पर्सन कैरिड आउट करता है वो कहलाता है लिक्विडेटर। तो पहले हम समझेंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में हमें बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया होगा उसमें से एसेट जो दिया होगा वो हमें यहाँ लिखनी है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी के पास कितना कैश था। फिर आप लिखोगे कैश एट बैंक, कंपनी का उस दिन बैंक बैलेंस कितना था जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई। फिर थर्ड आएगा एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज मतलब लिक्विडेटर ने जो भी रियल एसेट्स मार्केट में सोल्ड किया वो कहलाएगा एसेट रियलाइज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और कोई रियल एसेट्स होगी तो वो। इन्वेस्टमेंट अगर से दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट भी हम लिखेंगे जो लिक्विडेटर सोल्ड करेगा। डेटर से कुछ अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा तो वो भी लिखेंगे। तो रिसिप्ट साइड पहले हमने शुरू किया, पहले हम लिखेंगे कैश इन है, फिर कैश एट बैंक, देन एसेट रियलाइज, लिक्विडेटर ने जो भी एसेट सोल्ड किया। अब इसमें एक चीज ध्यान देना है प्लीज, एक होती है बुक वैल्यू
बुक वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया होगा, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगी। और एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होगी बुक वैल्यू और एक होगी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया होगा क्वेश्चन में। तो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? मार्केट वैल्यू। मतलब मेरी बिल्डिंग 5 लाख की थी, लेकिन अगर से आज 6 लाख में बिकी तो मुझे 6 लाख रुपीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैश जो है 5 लाख नहीं 6 लाख रिकवर हुआ। तो रियल एसेट्स की दो वैल्यू हो सकती है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया होगा, और मार्केट वैल्यू यानी वो वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? मार्केट वैल्यू। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि किसी रियल एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो फिर हम उसकी बुक वैल्यू लिख देंगे। एग्जाम्पल मानिए फर्नीचर से बैलेंस शीट में दिया हुआ एसेट साइड, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है कि वो कितने में सोल्ड हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, जितना बैलेंस शीट में दिया है उतनी ही वैल्यू यहाँ लिख देंगे, मतलब उसकी बुक वैल्यू ही कंसीडर कर लेंगे। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट रियलाइज। नेक्स्ट वन इज शेयर्स कॉल, कह सकते हैं हम शेयर्स कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर्स। अब ये क्या होता है? हम सब जानते हैं कि एक होता है फुल्ली पेड शेयर। फुल्ली पेड शेयर मतलब जितने का शेयर्स था, शेयर होल्डर्स ने उसकी सारी अमाउंट पे कर दिया है, दैट इज अ फुल्ली पेड शेयर। और पार्टली पेड मतलब कुछ अमाउंट अभी भी शेयर होल्डर्स को पे करना बाकी है। एग्जांपल देखिएगा, मान के लिए बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और उसी में कहता है पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ₹75। फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, जबकि पेड अप वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिया? 75। मतलब 25 रुपीज अगर से लिक्विडेटर चाहे तो शेयर होल्डर से कॉल कर सकता है। अगर से पेड अप वैल्यू इसकी 100 होगी तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विडेटर उनसे कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे 100 रुपीज शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं। तो शेयर्स कॉल किस पे? पार्टली पेड शेयर्स पे। नेक्स्ट वन इज सरप्लस, surplus from fully secured creditors, surplus from fully secured creditors। surplus का मतलब होता है एक्सेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू। अब ये surplus from fully secured creditor, fully secured creditor से क्या होगा? जैसे आप बैलेंस शीट में दिया है बैंक लोन, बैंक लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और उसके बदले आपने फर्नीचर मॉर्गेज किया था जिसकी एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है कि उसको बैंक ने सोल्ड किया 1,10,000 में। तो अब क्या करेगा, बैंक अपने लोन का अमाउंट माइनस कर लेगा और जो एक्सेसिव अमाउंट है 10,000 वो हमें रिटर्न कर देगा, और वो कहलाएगा सरप्लस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सरप्लस ₹10,000। तो पहले हम कौन सा साइड देख रहे हैं? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमने लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन एसेट रियलाइज। लिक्विडेटर जो भी एसेट्स बेचेगा रियल एसेट्स होगी, यहाँ पे नॉमिनल एसेट्स कंसीडर नहीं की जाएगी। नॉमिनल एसेट्स यानी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी दिया होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, दीज आर द नॉमिनल। तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, रियल एसेट्स को कंसीडर करेंगे जो रियल एसेट बेचा है। इसमें भी एक चीज ध्यान देनी है कि अगर से बुक वैल्यू दिया है, बुक वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू? मार्केट बैलेंस शीट में जो दिया होगा वो, और मार्केट वैल्यू यानी वो वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया है। तो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर से मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर हमें इनडायरेक्टली बैलेंस शीट वाली ही वैल्यू कंसीडर करनी है, मतलब बुक वैल्यू ही हम लिख देंगे। अगला पॉइंट मैंने कहा शेयर्स कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि फेस वैल्यू 100 रुपीज थी और अभी तक की कंपनी ने मांगा था उनसे 75 रुपीज, मतलब 25 रुपीज अभी भी शेयर होल्डर से आना बाकी है। तो ये कहलाता है पार्टली पेड, और यहाँ पे क्या कर सकता है लिक्विडेटर? 25 रुपीज उनसे कॉल कर सकता है। अगर से क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तो ही हम यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हमने लिखा है सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेसिव वैल्यू। किससे एक्सेसिव वैल्यू आएगी? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का एग्जांपल देखिएगा कि बैंक से लोन लिया था आपने, लोन था 1 लाख रुपीज का, उसके बदले कंपनी ने अपना फर्नीचर उनको मॉर्गेज किया था, और बैंक ने क्या किया? फर्नीचर कितने में सोल्ड किया? 1,10,000 में। तो बैंक क्या करेगा? पूरा वन टाइम नहीं रखेगा, उसमें से वो 1 लाख रुपीज अपना इंटरेस्ट माइनस करेगा, सॉरी लोन का अमाउंट, और कोई इंटरेस्ट अगर से एक्रूड हुआ होगा तो वो भी।
और जो एक्सेसिव अमाउंट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा और हमसे कौन सा साइड लिखेंगे, रिसीव साइड, क्या नाम से, सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये हमारा रिसीव साइड। अब आते हैं पेमेंट साइड। या देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस जो रहेगा वो सीक्वेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए, एज इट इज। पेमेंट करने का एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस वैसे ही आपको लिखना होगा। सबसे पहला पेमेंट होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या लीगल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में लिक्विडेटर ने क्या किया, अभी सारा कैश कलेक्ट कर लिया। अब जितना भी कैश उसके पास आया है उसमें से वो क्या करेगा, एक एक करके सीक्वेंस वाइज पेमेंट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहला पेमेंट किसका करेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का या लीगल एक्सपेंसेस का। अगला पेमेंट होगा लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। अगला पेमेंट किसका होगा, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने वीडियो में देखा था कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिया जाता है। सबसे पहले जो कॉमनली आता है वो आता है ऑन एसेट रियलाइज, कि आप लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन दोगे यानी कमीशन दोगे किस पे, एसेट रियलाइज, जितने की एसेट्स लिक्विडेटर ने सोल्ड किया उसमें। फिर ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया है लिक्विडेटर ने उस अमाउंट पे कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन दिया जाएगा। फिर हो सकता है ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। कभी कभार क्वेश्चन में आएगा लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, कि डिवेंचर होल्डर्स को जितना एक्चुअल पेमेंट किया गया उस पर कमीशन दीजिए। और लास्टली ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर, ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स में दोनों आ सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। तो सबसे पहला पेमेंट किसका करेगी बताइए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या लीगल एक्सपेंसेस। दूसरा जो पेमेंट होगा दैट इज द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर काम कर रहा है, उसके बदले उसको कमीशन दिया जाएगा। अब कमीशन किस किस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑन एसेट रियलाइज, जितने के एसेट्स लिक्विडेटर ने सोल्ड किया उस अमाउंट पे देना है आपको कुछ परसेंट, जो परसेंट क्वेश्चन में दिया होगा। फिर ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर से क्वेश्चन में कहा गया है कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है, किस पे देना है, तो अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने पे, जितना पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किया जाएगा उसका कुछ परसेंट एज अ रेम्युनरेशन यहाँ लिखोगे आप। या फिर हो सकता है ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, की क्वेश्चन में दिया होगा कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है, किस पे देना है, ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, की जितना पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स को करेंगे उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और लास्ट हो सकता है ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर। थर्ड नंबर पे आएगा पेमेंट टू प्रेफरेंशियल, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन में या तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको डायरेक्टली नाम से देगा, या फिर अगर से नहीं है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय, एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय और वर्कर, एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय और वर्कर। जैसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अगर से आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर बोनस, या फिर किसी तरीके का कंपनसेशन हमें देना है वो। और आएगा एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स या फिर आउटस्टैंडिंग जीएसटी वगैरह, किसी भी तरीके का टैक्स वगैरह अगर से गवर्नमेंट को देना बाकी है तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो थर्ड नंबर पे जो पेमेंट हमें करना है दैट इज द पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इनका पेमेंट होने के बाद अगला पेमेंट होगा पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर विथ इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर विथ इंटरेस्ट। अगर से कोई इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, एक्रूड हो चुका है, तो वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद अगली जो टर्न आएगी वो आएगी पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे हमने जो लिखा है वो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन लिखा है,
यहाँ पे अनसिक्योर्ड का अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो अमाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में दिया होगा लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से नॉर्मली। अनसिक्योर्ड का पेमेंट होने के बाद अगर से आपके पास फंड अवेलेबल है तो फिर अगला पेमेंट करोगे पेमेंट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहले आ चुका है, ये है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और ये है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। इसमें याद रखिएगा कि अगर से एडजस्टमेंट में आपको कोई डिविडेंड आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया है तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल का अमाउंट और जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड होगा या डिविडेंड इन अरियर्स हम कह सकते हैं, तो ये दोनों ऐड करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और लास्ट पेमेंट होता है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और ये दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपके पास जितना फंड होगा आप उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना ही पेमेंट करोगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, बीकॉम 4th सेम का टॉपिक है ये। हमने स्टेटमेंट बनाया, उसका नाम है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। डेबिट साइड यानी रिसिप्ट हमने लिखा है, रिसिप्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट रियलाइज, शेयर्स कॉल और सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसका टोटल किया जाएगा। मतलब लिक्विडेटर के पास इतना अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। अब लिक्विडेटर पेमेंट करना शुरू करेगा और इसी सीक्वेंस में करेगा। सबसे पहला जो पेमेंट किया जाएगा दैट इज फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या लीगल एक्सपेंसेस। इसका पेमेंट होने के बाद अगला जो पेमेंट किया जाएगा लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। रेम्यूनरेशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं, ये पूरा रेम्यूनरेशन है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको प्रेफरेंशियल के नाम से देगा या फिर इनडायरेक्ट वे में इन सभी नामों से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अगर से आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग बोनस, ये सारी चीजें दिया है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कंसीडर किया जाएगा। या फिर एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कोई पेमेंट देना बाकी है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह पेएबल है, जीएसटी वगैरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह पेएबल है, तो वो भी आएगा प्रेफरेंशियल में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद लिक्विडेटर अगला जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट करेगा पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर विद इंटरेस्ट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको दिया होगा डिवेंचर, तो डिवेंचर का अमाउंट लिखेंगे और अगर से बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है या फिर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है तो वो दोनों तीनों का टोटल यहाँ लिखोगे आप। डिवेंचर होल्डर्स के बाद अगला जो पेमेंट आएगा वो आएगा पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नॉर्मली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया जाएगा उसी को हम कंसीडर करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड के बाद पेमेंट किया जाएगा पेमेंट टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जब पेमेंट करेंगे तो क्या कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर करना है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की वैल्यू और अगर से कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह है तो उन दोनों का टोटल आप यहाँ लिख दोगे। और लास्ट में अगर से फंड अवेलेबल है आपके पास बचा हुआ है तो फिर सारा जो पेमेंट है वो किसको करना पड़ेगा, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। क्लियर।